अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात भारतीय सेना की, जो युद्धाभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे ही 2 युद्धाभ्यास के बारे में तफसील से बताने वाले हैं। लेकिन पहले बात एक्सरसाइज साइक्लोन 1 की, जो इन दिनों राजस्थान के जैसलमेर में चल रहा है। 14 दिनों के इस युद्धाभ्यास में भारत और मिस्र की सेनाओं के स्पेशल दस्तों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इस आर्मी एक्सरसाइज में सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। हेलीबॉर्न ऑपरेशन में अभ्यास के लिए इसको किया जा रहा है। साथ ही दुश्मन के इलाके में घुसकर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारियों को भी परखा गया। 14 जनवरी से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास का समापन 28 जनवरी यानी कि कल होने वाला है। और इस युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दोनों देशों के जवानों के बीच शानदार तालमेल दिख रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान के बाद अब हम आपको दिखाते हैं समुद्र किनारे भारतीय सेना का पराक्रम। भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। एमफेक्स 2023 नाम के इस युद्धाभ्यास में सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया और साथ ही 17 से 22 जनवरी तक चली इस एक्सरसाइज में भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारियों को भी परखा गया। समुद्र किनारे रफ्तार से दौड़ते टैंक, रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरते जवान और हाथों में राइफल लेकर मोर्चा संभाले कमांडो। ये ना तो सेना का कोई स्पेशल ऑपरेशन है और न ही किसी जंग के मैदान में जाने की तैयारी, बल्कि ये इस साल के पहले महीने में किया गया भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास इसलिए क्योंकि इसमें नौसेना के साथ साथ थल सेना और वायुसेना ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम को बयां कर रही हैं। 17 से 22 जनवरी तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ये आर्मी एक्सरसाइज आयोजित की गई, जिसमें 900 से ज्यादा सैनिकों के अलावा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और युद्धपोतों को भी शामिल किया गया। चीन जिस तरह से आए दिन एलएसी और हिंद महासागर में और पाकिस्तान एलओसी पर भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, उसे देखते हुए भारतीय सेना समय समय पर इस तरह का युद्धाभ्यास करती है ताकि अपनी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा जा सके। इस आर्मी एक्सरसाइज के दौरान भी सेना के तीनों अंगों के बीच गजब का तालमेल नजर आया और इसी तालमेल को और ज्यादा बेहतर बनाने के मकसद से ही एमफेक्स 2023 एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया, ताकि अगर नौबत जंग की आ जाए या फिर दुश्मन के खिलाफ किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो उसमें गलती से भी कोई गलती की गुंजाइश न रह जाए और दुश्मन को भी ढेर किया जा सके। जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना का बीते कुछ सालों में जितनी तेजी से आधुनिकीकरण किया गया है, उतनी ही तेजी से भारतीय फौज युद्ध के नए नए तौर तरीकों को सीखने में जुटी है, जिसकी कुछ बानगियां पिछले साल दूसरे देशों की सीमाओं के साथ युद्धाभ्यास के दौरान देखने को मिल चुकी हैं। चाहे औली के ऊंचे पहाड़ों पर अमेरिकी सेना के साथ किया गया अभ्यास हो या तपते रेगिस्तान में इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना का शत्रु नाश अभ्यास हो या फिर क्वाड देशों की नौसेनाओं के साथ किया गया मालाबार युद्धाभ्यास। इंडियन आर्मी की ये सारी कवायद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए ही की जा रही है, ताकि देश की सरहदों को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से महफूज रखा जा सके। दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज टुडे। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की मौजूदगी में ऐसे कई मौके आए हैं जब भारतीय सेना के तीनों अंगों को एक साथ आना पड़ा ताकि उनके इरादे और मंशा नाकाम हो सके। पुराने अनुभवों को देखते हुए ही तीनों सेनाओं ने युद्ध की स्थिति में बेहतर तालमेल के लिए इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। जंग के मैदान में हर
ऑपरेशन अपनी अलग महत्व रखता है। कई बार ये ऑपरेशन जमीन पे किए जाते हैं, कई बार ये ऑपरेशन हवा में, और कई बार ऐसे आइलैंड के ऊपर जहां पर पहुंचने के बहुत कम रास्ते होते हैं या फिर एकमात्र रास्ता होता है समुद्र के रास्ते ही। भारतीय सभी तीनों सेनाओं ने मिलकर एक ऐसी एक्सरसाइज को कंक्लूड किया है जिसको एमफेक्स 2023 नाम दिया गया। हालांकि ये एक्सरसाइज हर 2 साल में की जाती है, लेकिन इसका महत्व इस समय इसलिए है क्योंकि अगर भारतीय सेनाओं को कोई ऐसा संयुक्त रूप से एक्सरसाइज या फिर ऐसा ऑपरेशन करना पड़े जहां पर पहुंचने के रास्ते बहुत कम हो या फिर दुश्मन देशों ने उन रास्तों को पहले से कैप्चर किया गया हो, तो फिर ज्वाइंटली यानी एक साथ मिलकर इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। ये अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज कही जा रही है, और खासतौर पर यह भी कि कैसे ज्वाइंटली तीनों सेनाओं की तरफ से यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से ज्वाइंटली इस एक्सरसाइज को कंक्लूड किया गया। हालांकि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा आइलैंड के पास या फिर कोस्टल एरिया के पास एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया, लेकिन इसका मोटिव या फिर इसका मकसद बहुत साफ था कि अगर आइलैंड के इन इलाकों में इंडियन नेवी की मदद से और इंडियन एयरफोर्स की मदद से भारतीय सेना के जवानों को कहीं पर डिप्लॉय करना, और वो भी हैवी व्हीकल्स के साथ या फिर हैवी आर्म्स के साथ, तो फिर इस पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। खास बात यह कि इसमें न सिर्फ भारतीय सेना के 900 जवानों ने हिस्सा लिया, बल्कि इसमें आर्टिलरी गन्स, मार्कोज और कई स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स को भी डिप्लॉय किया गया। और अगर आप तस्वीरें देख रहे हो, आप देख रहे हो स्लिजरिंग करते हुए ये हेलीकॉप्टर से लगातार जवान उतर रहे हैं, आइलैंड की उन टेक्टिकल पोजीशंस को कैप्चर कर रहे हैं या फिर हैंडल कर रहे हैं जहां से ये आगे मूव कर सके। ये इसलिए भी होता है क्योंकि अगर कोई ऐसा आइलैंड यानी भारत के आसपास के कोई ऐसे आइलैंड के ऊपर जॉइंट ऑपरेशन करने पड़े जहां पर दुश्मन की मौजूदगी भारत से पहले होए, तो ऐसे ऑपरेशंस किए जा सकें। यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को तैयार करना और उसके लिए लड़ने के लिए सक्षमता बरकरार रखना, यही इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा मोटिव था। एमपेक्स 2023 में अगर आप देखें कि कैसे हैवी व्हीकल्स को उतारा जा रहा है, आर्टिलरी गन अगर आप देख रहे हो कि ये वो आर्टिलरी गन है जिसका इस्तेमाल अक्सर ऐसे इलाके को, ऐसी पोजीशंस को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसी एक्सरसाइज में इस सारी चीजों को, इन सभी चीजों को कंक्लूड किया गया। एमपेक्स 2023 यानी आप कह सकते हैं करीबन 5 दिन तक ये एक्सरसाइज चलाई गई, और इन 5 दिनों के बीच या फिर इस 5 दिनों के अंदर मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि किस तरीके से इंटीग्रेटेडली यानी ज्वाइंटली बड़े मिशंस को अंजाम दिया जा सके। और अब बात देश के भविष्य की। देश की युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स की गणतंत्र दिवस का उत्सव अभी खत्म हुआ है। 31 जनवरी तक गणतंत्र उत्सव चलना है, और कल इस उत्सव का दिन एनसीसी कैडेट्स के नाम होगा, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और एनसीसी के 75वीं सालगिरह का हिस्सा बनेंगे। इस साल कार्यक्रम का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया है। एनसीसी परेड में 21,000 से ज्यादा कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें करीब 700 महिला कैडेट्स हैं। यानी परेड में नारी शक्ति देखने को भी मिलने वाली है। इसके अलावा इस परेड में पहली बार यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 19 देशों के कैडेट्स भी शामिल हो रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, मंगोलिया, रशिया के कैडेट्स शामिल हैं। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में होगा, और इस साल ये आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि 75वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी of NCC Directorate Odisha, a state from where our honorable president hails. कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाते ये एनसीसी कैडेट्स भारत का भविष्य है। ये देश की वो युवा शक्ति है जिस पर देश के भविष्य का बड़ा दारोमदार है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवा साथी भविष्य के लिए भी तैयार होंगे और जरूरत पड़ने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभा सकते हैं। इनके शौर्य की धुन पर कर्तव्य पथ पर मौजूद हर दर्शक जोश से भर उठा। स्वेच्छा गुप्ता। परेड के इस हाई जोश के पीछे नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स की कड़ी मेहनत है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए देश भर की एनसीसी बटालियन में साल भर तैयारी चलती है। तमाम कैंप्स और सिलेक्शन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जूनियर्स और सीनियर विंग के कैडेट्स दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में लगातार 3 महीने दिन रात एक करके इन्हें कर्तव्य पथ पर कदम से कदम मिलाने का मौका मिलता है। और इस बार एनसीसी कैडेट्स की ये तैयारी बेहद खास है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही एनसीसी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में शामिल होकर एनसीसी कैडेट्स का हौसला बढ़ाने वाले हैं।
एनसीसी कैडेट कोर की स्थापना दिवस पर कल शाम यानी 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो एनसीसी की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर 75 रुपए का एक सिक्का जारी करेंगे और इस कार्यक्रम का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इतना ही नहीं, वासुदेव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप इस समारोह में शामिल होने के लिए 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेट्स को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी उपलक्ष्य में करियप्पा परेड ग्राउंड, जहां पर एनसीसी की हर साल परेड होती है, कल ही के दिन में वहां जाकर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिर्फ वहां पर जाकर संबोधित ही नहीं करेंगे बल्कि 75 रुपए का एक सिक्का, एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च करेंगे, जो एनसीसी के 75 साल पूरे होने पे, सफलतापूर्वक 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया जाएगा। अब एनसीसी में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि हम कई सारे ऐसे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, हमारे ऐसे मित्र देश है जिनके कैडेट्स को हम हर साल इनवाइट करते हैं, जो हर साल आके यहाँ पर एनसीसी के हमारे देश के जो कैडेट्स हैं उनके साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं, जिन्हें स्मॉल आर्म्स यानी कि छोटे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी का मकसद देश की रक्षा के लिए जवानों को तैयार करना होता है, जो मौका मिलने पर सरहद की रक्षा कर सके। खुद प्रधानमंत्री ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कैडेट्स को नए विचारों और नए मानकों के निर्माता के साथ नए भारत के अग्रदूत बताया। झाजी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। करियप्पा ग्राउंड में 1953 से ही हर साल गणतंत्र दिवस के बाद एनसीसी की ये परेड होती आई है। इसमें सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं। दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आयोजन स्थल करियप्पा परेड मैदान। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कोर कैडेट्स किसी पहचान की मोहताज नहीं। एनसीसी का मकसद स्कूल के समय से छात्रों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करना होता है और इसका गठन युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सैन्य स्तर पर तैयार करने के लिए किया गया है। 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की नींव पड़ी थी, यानी उसकी शुरुआत हुई थी। इसे तब 3 साल पहले गठित हुए यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर का उत्तराधिकारी माना गया था, जिसे अंग्रेजों ने साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया था। हालांकि ये एकेडमी कभी भी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूओटीसी को भी ब्रिटिश सेना के सहयोग से ही लड़ाई के मैदान में भेजा गया था, लेकिन युद्ध के दौरान यूओटीसी ने ब्रिटिश सेना के अधिकारियों का काफी उनको निराश किया था और उस वक्त ब्रिटिश अधिकारियों की ये धारणा बन गई थी कि यूओटीसी बल किसी भी युद्ध के स्तर पर तैयार ही नहीं हो पाया। इसी बीच 1947 में भारत को आजादी मिल गई, जिसके बाद यूओटीसी की जगह एनसीसी का गठन किया गया, जिसके तहत युवाओं को शांति काल के दौरान भी बेहतर तरीके से ट्रेनिंग मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। इसी उद्देश्य को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई, जिसके मुखिया पंडित एच.एन. कुंजरू बने और इस कमेटी की तरफ से ही स्कूल और कॉलेजेस में उन्हीं के लेवल पर एक कैडेट संगठन की स्थापना भी करने की सलाह दी गई। इसके बाद 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर एकजुट को गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एनसीसी अस्तित्व में आ सकी। लोगों को शायद ही मालूम हो कि एनसीसी का इस्तेमाल साल 1965 और 71 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्धों में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भी हो चुका है। तब एनसीसी कैडेट्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में भेजा गया ताकि वो मोर्चे पर तैनात सैनिकों को हथियार और गोला बारूद भेजने में मदद कर सके। भारत पाकिस्तान के बीच हुए इन दोनों ही युद्धों के दौरान दुश्मन के पैराट्रूपर्स को पकड़ने के लिए भी एनसीसी कैडेट्स का इस्तेमाल पेट्रोलिंग पार्टीज के तौर पर हुआ था। पाकिस्तान के साथ साल 1965 और 71 में हुए युद्ध के बाद एनसीसी के सिलेबस में बदलाव किया गया। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर तैयार करने के अलावा इनमें नेतृत्व क्षमता और एक बेहतर ऑफिसर बनाने की तरफ भी ध्यान दिया गया और उसी का नतीजा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं।
तकरीबन 74 साल पहले बने इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे देश में इस समय 15 लाख से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स हैं। करीब 7 दशक पहले 20,000 कैडेट्स से एनसीसी की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अभी तक एनसीसी कैडेट्स को छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट्स को भत्ते भी मिलते हैं, जबकि इनको ट्रेनिंग इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स देते हैं। एनसीसी का एकमात्र मकसद देश की रक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को तैयार करना होता है, ताकि मौका मिलने पर वो सेना में भर्ती होकर देश की सरहदों की रक्षा कर सके। इसके लिए सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड पाने वाले कैडेट्स को सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। यानी एनसीसी में पढ़ाया गया एकता और अनुशासन का पाठ करियर को संवारने में भी काफी काम आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वायुसेना के पूर्व मार्शल अर्जुन सिंह जैसे मशहूर हस्तियां एनसीसी कैडेट्स रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। शौर्य और पराक्रम के बाद अब हम बात आस्था और भक्ति की करते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही कान्हा की नगरी मथुरा में होली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। अगले 40 दिनों तक भक्त मथुरा के मंदिरों में रंगों का ये त्योहार धूमधाम से मनाएंगे, जिसके लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु मथुरा और वृंदावन पहुंचने शुरू हो गए हैं। आस्था और भक्ति के ऐसे ही रंगों को समेटे हुए देखिए ये रिपोर्ट। बांके बिहारी मंदिर में चारों ओर रंगों की बौछार। मथुरा के कण कण में भक्तों की आस्था अपार। बांके बिहारी की एक झलक पाने को भक्त बेकरार। कृष्ण भक्ति के रंग से सजा बांके बिहारी का दरबार। आस्था के रंग से सराबोर ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की हैं, जहां एक दिन पहले बसंत पंचमी के पावन मौके पर रंगों के त्योहार होली की शुरुआत कुछ इस शानदार अंदाज में हुई। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पहले मंदिर के पुजारियों ने बांके बिहारी की श्रृंगार आरती की और फिर ठाकुर जी को गुलाल लगाकर इस होली पर्व की शुरुआत की। इसके बाद बांके बिहारी मंदिर का कोना कोना हरे, पीले और गुलाबी रंग में रंग नजर आया। मंदिर के पुजारियों और सेवादारों ने वहां मौजूद भक्तों पर जमकर गुलाल बरसाया, जिसके बाद तो श्रद्धालुओं का उत्साह और जोश चरम पर पहुंच गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी का चेहरा बसंती रंग में रंगा नजर आया। मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत मजा आया। अभी तक जितनी भी होलियां खेली उनमें इतना मजा नहीं आया जितना मुझे बांके बिहारी जी के साथ होली खेल के आया। मेरा सपना था कि मैं उनके साथ होली खेलूं और आज मैंने खेली भी, और उन्हीं के साथ ही मैंने अपने भाइयों के साथ और अपनी भाभी के साथ भी खेली। मुझे बहुत मजा आया उनके साथ। बहुत आनंद आया बांके बिहारी मंदिर में, बहुत अच्छा लगा मुझे बिहारी जी में होली खेलने में। हर साल आती हैं आप यहाँ पर? हर महीना आती हूँ मैं। सिर्फ बांके बिहारी मंदिर ही नहीं बल्कि ब्रज के तमाम मंदिरों में भी अबीर और गुलाल उड़ाया गया। ये सिलसिला अगले 40 दिनों तक ही ब्रज की धरती पर चलता रहेगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त मथुरा नगरी खींचे चले आते हैं। हालांकि बीते 2 साल कोरोना पाबंदियों के कारण त्योहार की रौनक थोड़ी फीकी रही, लेकिन इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं पर अभी से ही होली की खुमारी छाने लगी है। हाथों में लड्डू गोपाल और राधा रानी की प्रतिमा लेकर झूम रहे इन भक्तों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो
मौका बेहद खास था तो बांके बिहारी मंदिर की फूलों से सजावट की गई और ये सजावट देखने लायक थी। बसंती रंग के फूलों और पीले गुब्बारों से की गई इस सजावट ने मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। मथुरा और वृंदावन में होली की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हर साल होती है और होली तक सुबह और शाम ठाकुर जी को होली के लोकगीत भी सुनाए जाते हैं। ठाकुर जी के हाथ से लेकर होली तक ठाकुर जी के माथे पे और दोनों गालों पर गुलचप्पे लगा दिए जाते हैं, तो ठाकुर जी की होली जो है प्रारंभ हो जाती है और ब्रज के हर गांव में से होते हुए होली धीरे धीरे करते हुए जिस दिन दुल्हड़ी है उस दिन समापन करेगी। 45 दिन तक रोज होली सुनाई जाएगी ठाकुर जी को। होली के हमारे जितने भी पद हैं वो रोज ठाकुर जी को सुबह और शाम भोग के समय पे गाए जाएंगे, शाम के समय पे गाए जाएंगे। ब्रज में अलग अलग स्थानों पर होने वाली होली की बात निराली है, जिनमें बरसाना की लठमार होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके रंग भी जल्दी ही कान्हा की नगरी में नजर आने वाले हैं। मथुरा से मदन गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ब्रज में आस्था के इन रंगों को देखने के बाद अब हम रुख कर लेते हैं प्रयागराज का, जहां पर संगम किनारे इन दिनों माघ मेला चल रहा है, जिसके अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ माघ मेले में जुटे साधु संतों की कड़ी तपस्या भी देखने को मिलती है। ये तस्वीरें उसी संगम तट की हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि कई साधु धुनी पूजा में जुटे हुए हैं। कोई जलते उपलों के घेरे के बीच बैठकर रुद्राक्ष की माला का जप कर रहा है, तो कोई सर पर मिट्टी के बर्तन में जलते हुए उपलों को रखकर कठिन तपस्या करता है। एक दिन पहले बसंत पंचमी के मौके पर शुरू हुई ये धूनी पूजा अगले 4 महीने तक चलेगी। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद संतों का ये तप संगम किनारे जारी है और इस कठिन तपस्या का मकसद विश्व कल्याण है। जो है तपस्या है, एक तरह की धुनी तपस्या। कोई खप्पर धुनी भी तक के ऊपर सर पर खप्पर रख करके आग रख करके सुने होंगे आप, उसको भी तपते हैं। कुछ चारों तरफ आग आगे की तपते हैं। अच्छा, तो इसका शास्त्र में भी प्रमाण दिया है। कारण क्या, 4 प्रकार की तपस्या हैं। तपेश्वरी, भूमेश्वरी, राजेश्वरी हैं और स्वादेश्वरी। 4 प्रकार के जो है संत हैं, 4 प्रकार के। एक तपस्या एक तरफ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कोई धुनी तपस्या कर रहा है, कोई खप्पर धुनी तपस्या कर रहा है। ये सब शास्त्र का प्रमाण है ना। धुनी के जगह विश्व में शांति हो और भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये चलेगा। ये 4 महीने तक चलेगा। ये ठंडी धुनी करेंगे जो है जेठ में, वैसाख में जो सर्दी में बंद रहती है, उस समय बरसात में बंद रहती है। अभी शुरू हो जाएगी, अब ये शुरू कर दिए, अब ये 4 महीने तक चलेंगे। अब हाँ, गर्मी में चलेंगे। जेठ में, जेठ दशहरा आएगा ना, दशहरा को जाके धुनी ठंडी होती है सबकी। भंडारा करेंगे, धुनी ठंडी कर देंगे। और उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भगवान रघुनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पहले पूरी विधि विधान के साथ पूजा की गई, उसके बाद भगवान रघुनाथ पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। अपने आराध्य की झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वसंत पंचमी के साथ ही कुल्लू में भी होली उत्सव का शुभारंभ हो गया। आस्था और उमंग का ये बसंत उमड़ा है भगवान श्री रघुनाथ जी की नगरी कुल्लू में। यहाँ की वादियों में रघुनाथ जी की शोभा यात्रा के रंग बिखरे। हर ओर धार्मिक आस्था और उमंग की बहार। जब रघुनाथ जी पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले तो मानो पूरा शहर खुशी और उत्साह से झूम उठा। विधिवत पूजा अर्चना आरती करने के बाद राज परिवार के सदस्यों ने रथ की 9 परिक्रमा की। इसके बाद श्री राम के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने श्री रघुनाथ जी के रथ को खींचकर उनके अस्थायी शिविर तक पहुंचाया और समूची घाटी जय श्री राम के गूंज से सराबोर हो गई। ये जो प्राचीन परंपरा है, जब से रघुनाथ जी का यहाँ 16वीं शताब्दी में आगमन हुआ तब से लेकर चली आ रही है। और ये उस वक्त का दृश्य दिखाते हैं जब लंका दहन हो गया, रावण का जो है अंतिम हो गया और विभीषण को राजपाट संभालकर रघुनाथ जी ने जब सीता सहित पुष्प विमान में लंका छोड़ी। इसके बाद आस्था का ये जन सैलाब ढालपुर मैदान पहुंचा, जहां हजारों की तादाद में भक्तों ने भगवान रघुनाथ के दर्शन किए।
यहाँ पर बहुत लोग संत उत्सव को देखने भी और स्पेशली रघुनाथ जी की यात्रा को देखने के लिए आए हैं। और जैसा कि दशहरे के उत्सव में रथ यात्रा की जाती है, उसी प्रकार आज भी रघुनाथ जी को रघुनाथ नगरी से यहाँ लाया जाता है और रथ यात्रा शुरू की जाती है। चूंकि महंत राजा के गुरु थे, इसलिए पूरे आयोजन में परंपरागत तौर पर महंत समुदाय की भूमिका बेहद खास होती है। इस पर्व में गुरु वशिष्ठ की भूमिका भी महंत निभाते हैं और हनुमान जी का रूप भी महंत ही धारण करते हैं। खास बात यह है कि समुदाय में हनुमान जी द्वारा लगाए गए सिंदूर को बेहद शुभ माना जाता है। इस महापर्व में राम भरत मिलाप की परंपरा भी निभाई जाती है। खास बात यह है कि बसंत पंचमी के आगमन के साथ ही कुल्लू में होली का भी शुभारंभ हो गया, यानी यहाँ उत्सवों का रंग अब और चढ़ेगा और निखरेगा। इस दौरान 40 दिन तक रोजाना यहाँ होली के गीत गाए जाएंगे और भगवान रघुनाथ जी के चरणों में गुलाल चढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी वक्त है, लेकिन इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर इन दिनों नौकायन प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 30 जनवरी तक चलेगी, यानी अगले 4 दिनों तक खेलों का यह महामेला यही चलेगा। इसमें जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे। समंदर की लहरों पर सेलिंग में महारत हासिल करने की ये तैयारी है। ये तैयारी है एशियन गेम्स में हिंदुस्तान का परचम लहराने की, जो इसी साल सितंबर के महीने में चीन में आयोजित की जाएगी। लिहाजा नौकायन प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए भारत के धुरंधरों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर इन दिनों नौकायन प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें देश भर से सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हर किसी का सपना एशियन गेम्स में लहरों पर अपना नाम लिखवाने का है। देश में एशियन गेम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के खेल इस खेल में खेले जाते हैं। ऐसे में अब खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस खेलों में, एशियन गेम में भारत के लिए पदक ला सके और नाम रोशन कर सके। ऐसे में सेलिंग भी एक खेल है जो बेहद ही स्किलफुल खेल माना जाता है और इस खेल को खेलने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मुंबई के चौपाटी में एक कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जो याचित नॉट्स द्वारा किया गया है। मेरे पीछे आप ये दृश्य देख सकते हैं, किस तरीके से जो छोटी छोटी सेलिंग्स बोट हैं वो लगातार रेस कर रही हैं। और इसकी खास बात यह है कि इस कंपटीशन से ये बात सामने आएगी कि एशियन गेम के लिए कौन इस खेल में रिप्रेजेंट करेगा। बड़ी बात यह है कि इस प्रतियोगिता से एशियन गेम्स का रास्ता तय होगा। एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व के लिए नौकायन प्रतियोगिता का पहला ट्रायल दिसंबर के महीने में पूरा हो गया था। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर हो रही प्रतियोगिता रिप्रेजेंटेशन का दूसरा हिस्सा है। इसमें जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इस साल की इवेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि ये इंडियन टीम की सिलेक्शन का एक एशियन गेम्स का ट्रायल भी है। पहला ट्रायल नवंबर में हुआ था, ये दूसरा ट्रायल है। तो इसलिए इंडिया के सारे जो दिग्गज सेलर्स हैं, जो हमारे 4 ओलंपियंस थे, जो टोक्यो में गए थे, देश को जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, वो सब इस इवेंट में पार्ट ले रहे हैं। सेल इंडिया हर साल दिसंबर से जनवरी के बीच गिरगांव चौपाटी पर आयोजित की जाती है, जिसमें हर साल सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इस बार देश भर से 160 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा एरिया सेलिंग क्लब के साथ सेना याचिंग नोड मुंबई इस प्रतियोगिता का आयोजन करती है। मकसद ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को नौकायन के लिए प्रेरित करना है। हमारा देश क्रिकेट प्रेमी ज्यादा है, बट हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि बाकी स्पोर्ट्स को भी महत्व दिया जाए। इसलिए हमारी कोशिश है कि स्पेलिंग को हम मासेस तक ले आएं। इसीलिए हमारा एंडीवर है, हमारी कोशिश है कि हम बीच पे, जैसे चौपाटी पे कर रहे हैं, ऐसे लोकेल्स पे करें, ऐसी जगहों पे करें जहां पर ज्यादा लोग आके देखें और अट्रैक्ट हो जाएं स्पोर्ट की तरफ और पार्टिसिपेट करना चाहें। सेल इंडिया प्रतियोगिता पहली बार 2019 में आयोजित की गई थी। 2020 में कोविड की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। फिर 2021 में दिसंबर के महीने में ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
लेकिन मौसम की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता अब हर साल जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण खेल जो है सेलिंग को माना जाता है, क्योंकि स्किलफुल गेम है। आपको किस तरीके से टीम वर्क करना होता है, विंड कौन सी तरफ ब्लो हो रही है वो देखना होता है, साथ ही साथ पानी की वेव्स किस तरफ जानी होती हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद आप सेलिंग का जो खेल है वो एकदम महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में ये रेस जो है वो कंटिन्यू हो रही है। तकरीबन 160 से 170 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। जूनियर कैटेगरीज भी हैं, अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया है। एशियन गेम्स इस साल सितंबर से अक्टूबर के बीच चीन में आयोजित किए जाएंगे। वक्त बेहद कम है, लिहाजा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं ताकि एशियन गेम्स में भारत एक बार फिर अपना परचम लहरा सके। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज।